Hello everybody. So in the last class we were discussing about flow transition. We have already seen flow transition due to hump creation. उस पे हमने एक न्यूमेरिकल भी करके देखा. आज हम लोग विड्थ कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे या चेंज इन विड्थ की बात करेंगे. सो टुडे वी विल सी फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू चेंज इन विड्थ. देखिए आज का डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये रेक्टेंगुलर ये हम्प वाले केस से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है. तो थोड़ा ध्यान लगा के कंसंट्रेट करिएगा क्या बोला जा रहा है. क्लियर है? फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू चेंज इन विड्थ. Flow transition due to change in width. Okay. सेकेंड केस. इसमें भी हम लोग दो पार्ट में स्टडी करेंगे. वन व्हेन द फ्लो इज सबक्रिटिकल एंड वंस व्हेन द फ्लो इज सुपरक्रिटिकल. तो हो क्या रहा है, मान लीजिए देयर इज अ स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन इन विड्थ. ये मैंने आपको प्लान दिखाया है. दिस इज द प्लान ऑफ द चैनल. उसमें क्या नजर आएगा कि देयर इज अ स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन इन विड्थ. स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है कि देयर इज नो लॉसेस. लॉसेस के केस को भी कंसीडर करना सिखा दूंगा, बट अभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं, स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन मींस देयर इज नो लॉसेस. स्मूथली कॉन्ट्रैक्ट हो गया. मान लो इनिशियली विड्थ V1 है. After transition at section 2 it is V2. After transition width कितनी बन गई है, V2. ये तो प्लान है हमारा. एलिवेशन में देखेंगे तो डेप्थ नजर आएगा हमें. लेट्स सी इन एलिवेशन. एलिवेशन में देखेंगे तो डेप्थ नजर आ जाएगी. लेट्स सी नाउ इन एलिवेशन. ओके. तो कोई हम्प वगैरह नहीं है, हॉरिजॉन्टल बेड ही है ये. क्लियर है? और ये हमारी है डेप्थ y1. वी हैव टू फाइंड आउट द डेप्थ एट सेक्शन 2. सिंस लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो टोटल एनर्जी लाइन इज अगेन हॉरिजॉन्टल. टोटल एनर्जी लाइन इज अगेन हॉरिजॉन्टल. So we have to see the depth or we have to analyze the depth at section 2. अब देखते ही नहीं बोल देंगे कि सर विड्थ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो डेप्थ बढ़ जाएगा. क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं कि विड्थ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा डेप्थ बढ़ जाएगा तो आप मान लेते हैं कि डिस्चार्ज कम हो गया है. बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना. वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द कंडीशन व्हेन द फ्लो हैज एस्टैब्लिश्ड, दैट इज discharge before disturbance is equal to discharge after disturbance. Discharge is not changing. तो ये एनालिसिस इतनी सिंपल है नहीं. अब डेप्थ क्या होगा सेक्शन 2 पर, ये डिपेंड करेगा वेदर द फ्लो इज सब क्रिटिकल और वेदर इट इज सुपर क्रिटिकल. तो वापस हम इस पूरे केस को दो पार्ट में स्टडी करेंगे. फर्स्ट आई विल सी व्हेन द केस व्हेन इट इज सब क्रिटिकल, फ्लो इज सब क्रिटिकल. केस B, then we will see when the flow is supercritical. तो सबसे पहले मैं केस A देख लेता हूं. Let's see the case A. Case A. Flow is subcritical. Subcritical flow को एनालाइज करें. क्लियर है? तो कुछ एक चीजें हमें लिख के चलनी पड़ेगी पहले. तो क्या देखो, E1 और E2 बराबर होने वाले हैं. ये हटा देता हूं, ये तो हेडिंग डाल दी ना आप लोगों ने. केवल हेडिंग डालेंगे फ्लो ट्रांजिशन ड्यू टू चेंज इन विड्थ और कुछ नहीं लिखना है. अब ध्यान लगा कि सुनिएगा क्या बोला जा रहा है. तो इसका हम केस ही देख रहे हैं सबसे पहले. क्लियर है? लेट्स सी द केस A.
देखिए E1 और E2 बराबर होंगे, इट इज अ स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन। मैंने क्या बोल दिया, इट इज अ स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर ये स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन है तो आई कैन से दैट स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 इज सेम। Specific energy at section 1 and specific energy at section 2 is same. For horizontal channel with no losses, for horizontal bed with no losses, I can say, क्या बोल सकता हूं कि E1 is equal to what, E2। E1 और E2 क्या है, दोनों ही सेम है। क्लियर है ना? स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 2 इज सेम। Now let us consider the first case in which width at section 2 is V2. When width at section 2 is V2, rectangular channel है ये, these are all rectangular channels, clear है? When the width at section 2 is V2, हम क्या बोल सकते हैं, देखो smooth contraction and rectangular cross section मान लिया। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Q बाई B1, अलग अलग होंगे दोनों, डिस्चार्ज इज सेम। एंड Q2 इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Q बाई B2। Q2 बड़ा होगा कि Q1, ऑब्वियसली Q2 वुड बी ग्रेटर देन Q1। एक चीज हमें पता है कि कांस्टेंट डिस्चार्ज पर भी एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप चेंज होता है। At constant discharge also energy depth relationship keeps on changing। तो मैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप बनाता हूं, देखो ध्यान देना, लिखना नहीं है अभी, बस सुनना है ध्यान से मेरी बातें। जस्ट यू हैव टू लिसन माय टॉक्स नाउ। सो एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, अगर विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो स्मॉल q बढ़ेगा, अगेन द कर्व विल शिफ्ट इन द राइटवर्ड्स एंड आउटवर्ड डायरेक्शन। याद आ रहा होगा आपको, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस भी किया था एक बार। ये E है हमारा यहाँ पे, और इस एक्सिस पे हमारा Y है, क्लियर? एंड ये कौन सी लाइन है, दिस इज E इज इक्वल टू Y लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है? एनीवेज, तो अब अलग अलग स्मॉल क्यू के लिए आवर एनर्जी कर्व विल कीप ऑन चेंजिंग। मान लीजिए पहले स्मॉल क्यू के लिए द कर्व इज लाइक दिस, फिर स्मॉल क्यू वेरी किया तो द कर्व हैव वेरीड, इट हैव बिकम लाइक दिस। थर्ड के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, फोर्थ के लिए कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड दिस इज फॉर फिफ्थ। क्लियर? ओके, सही है। तो ये Q1 के लिए, ये Q2 के लिए, ये Q3, ये Q4 और ये Q5। तो सबसे बड़ा Q कौन सा होगा? ऑब्वियसली स्मॉल Q। जैसे जैसे डिस्चार्ज पर यूनिट बढ़ेगा, एट अ कांस्टेंट डिस्चार्ज द कर्व विल शिफ्ट इन द राइटवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शन। सो Q5 इज ग्रेटर देन
Q4 is greater than Q3 is greater than Q2 is greater than Q1. क्लियर है? बहुत बड़ी. Now first I will show the depth y1. y1 डेप्थ को प्लॉट करेंगे. y1 डेप्थ कौन से एनर्जी के लिए? एनर्जी E1 के लिए. और कौन से कर्व को कट करेंगे हम? कर्व 1 को. तो इस E1 एनर्जी के लिए फॉर कर्व 1 देखो कितने रूट्स पॉसिबल है. 2 Q1 के लिए ना, सेक्शन 1 डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इज Q1, तो फर्स्ट वाले कर्व को देखना है. इस एनर्जी E1 के लिए कितने रूट्स पॉसिबल है? 2. कौन सा वाला अडॉप्ट करेंगे हम, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऑब्वियसली वी विल टेक द लार्जर डेप्थ. क्यों? बिकॉज द फ्लो इज सब क्रिटिकल. मैंने y1 को शो कर दिया. This is our y1. This is our y1. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें. ओके. अब मुझे y2 लेके आना है. Now I have to calculate y2. वो कैसे हुआ? देखो बहुत सिंपल. Energy at section 1 and 2 is same. That is E1 is equal to E2. E1 is equal to E2. Energy at section 1 and 2 is same. इतनी ही एनर्जी से विड्थ तो चेंज हो गया. विड्थ कितना बन गया? B2. तो कौन सा कर्व देखेंगे हम? Q2. तो इस एनर्जी E2 के लिए आप कौन से कर्व को स्टडी करेंगे? Q2. उसके लिए भी देखिए दो रूट मिल गए. कौन से रूट को अडॉप्ट करेंगे? ऊपर वाले को कि नीचे वाले? ऑलरेडी वी नो द रूल that if initially the flow is subcritical, after transition it will remain subcritical. At most it can become critical. Clear है मेरी बात? तो ये कितना हो जाएगा? ये y2 कौन सा होगा? ऊपर वाला. सबक्रिटिकल डेप्थ मैंने अडॉप्ट कर लिया. y2 ये वाला हो जाएगा. This will be our y2. ओके, दिस इज y2. बहुत बढ़िया. और आप देख सकते हैं y2 y1 से बड़ा है कि छोटा है? y2 इज लेस देन y1. देयरफॉर y2 इज लेस देन. तो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के केस में आवर विड्थ गोज ऑन रिड्यूसिंग. सॉरी, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के केस में आवर डेप्थ गोज ऑन डिक्रीजिंग. तो सेक्शन 2 पर डेप्थ क्या होगी? सेक्शन 1 से कम होगी. In the case of subcritical flow. सिंपल है. मान लीजिए अब ध्यान लगा के सुनिएगा आप मेरी बातें. जितना विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा मैं, ये कर्व उतना ही ज्यादा शिफ्ट करेगा. मान लो मैंने विड्थ कॉन्ट्रैक्ट करते करते सेक्शन 2 पर विड्थ इतना ला दिया कि हमारा ये कर्व जस्ट टेंजेंट बन के निकल जाए इस लाइन को. कोई ना कोई ऐसा कर्व तो होगा at which the curve will be tangent at this energy E. मतलब बोल सकता हूं मैं, जब कर्व इस एनर्जी को छू के निकल रहा है तो उस समय सेक्शन 2 पर फ्लो क्या है? क्रिटिकल. याद आ रहा है आपको? ओके. सो व्हेन विड्थ एट सेक्शन 2 इज B2 मिनिमम. अब इसको B2 मिनिमम क्यों बोल रहा हूं, इसका लॉजिक बताऊंगा. When width at section 2 is B2 minimum. ये वाला केस ले रहा हूं. क्लियर? दूसरा केस, ये पहला केस था. तो Q3 क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल Q बाई B2 मिनिमम. और सेक्शन 2 पर एनर्जी क्या होगी? क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी. एंड E2 will be equal to EC will be equal to E1. Section 2 और Section 1 पर एनर्जी तो सेम थी, and that energy is equal to what? Critical specific energy. E1 is equal to E2 तो पहले से ही चल रहा था. अब Section 2 पर इस B2 मिनिमम के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है? एनर्जी इज क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी. अगर मैंने विड्थ को B2 मिनिमम से कम किया, if I reduce the width below B2 minimum,
तब इस एनर्जी पर फ्लो पॉसिबल नहीं है। देखिए Q4 कब होगा? when width is less than B2 minimum। तो इस एनर्जी पर इस विड्थ के करस्पॉन्डिंग फ्लो पॉसिबल नहीं। तो कितनी मिनिमम विड्थ हो सकती है such that the flow is possible without any choking? That is B2 minimum, and at B2 minimum downstream condition will become critical. At B2 minimum downstream condition will become critical. At B2 minimum downstream condition will become critical. क्लियर है? सो मुझे B2 मिनिमम निकालना हो तो कैसे निकालना? तो Y2 will be equal to what? YC. Y2 will be equal to YC. Y2 will be equal to YC. अब मुझे B2 मिनिमम निकालना है। हाउ आई वुड कैलकुलेट दिस B2 मिनिमम? अब देखिए मैं B2 मिनिमम कैसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। एक काम करेंगे आप, मुझे थोड़ा बोर्ड एम्प्टी चाहिए, तो आप ना केवल ये वाला पोर्शन ये मैं हटा दूंगा। देखो अब इसका मुझे कोई यूज नहीं है खास, ये वाला पोर्शन है ना, बस केवल ये वाला पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन यू राइट डाउन। जरा ये वाला पोर्शन, केवल ये वाला पोर्शन आप लिख लेंगे। ये दो डायग्राम्स थे ना, ये हटा दूंगा। बस जो मैंने सर्कल किया केवल ये वाला पोर्शन लिख लीजिए। एक बार पॉज करके इसको लिख लीजिए। इस बोर्ड पे अब मैं काम करता हूं, ये हटा देता हूं मैं। आई रिक्वायर दिस स्पेस। और कुछ नहीं लिखना है अभी। अब मुझे B2 मिनिमम कैलकुलेट करके दिखाना। लेट्स सी हाउ आई विल कैलकुलेट B2 मिनिमम। E1 तो मुझे पता है, आई ऑलरेडी नो E1। तो हम क्या लिखेंगे? देखो फॉर रेक्टेंगुलर चैनल EC को हम क्या लिखेंगे? EC इज इक्वल टू क्या हो? 3/2 YC इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू E1। दिस इंप्लाइज 3/2 Q3 square by G to the power 1/3 is equal to Q3 square by G to the power 1/3 is equal to E1। Q3 is equal to capital Q by B2 minimum। Q3 क्या है? Q3 is capital Q by B2 minimum। So इससे हम B2 minimum निकाल लेंगे। Q3 is capital Q by B2 min। ये कभी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज, देखो B2 min कितना आ जाएगा? इसको पहले तो क्यूब करो आप। क्यूब करोगे तो क्या आएगा? ये B2 मिनिमम निकालना है ना, तो इसको इधर ले आओ, B2 मिनिमम उधर ले जाऊंगा। इसका क्यूब करोगे तो 27/8 नीचे ले आओ। E1 का क्यूब इंटू G इंटू Q का स्क्वायर, B2 मिन का स्क्वायर, ये होगा। चेक कर लो आप। 27/8 E1 क्यूब Q स्क्वायर बाई E1 क्यूब G का स्क्वायर। बट इसको याद नहीं रखना है, बट बस मैंने यही दिखाया है। B2 मिनिमम आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब मान लीजिए अगर मैंने विड्थ को और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट करते करते मान लीजिए मैं B4 तक पहुंच गया। ये वाला केस भी देख लेते हैं। लेट्स सी दिस केस नाउ। केस 3, व्हेन थर्ड, लिखना नहीं है अभी आपको। YC इज इक्वल टू तो समझ गए क्या है? That is Q3 square by G to the power 1/3। देखो एक चीज और समझना, YC is a function of small q। अगर स्मॉल q बढ़ेगा तो YC भी क्या है? बढ़ेगा। इसीलिए टिप ऑफ द कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है। देखो मैंने प्रूव कर दिया, ये टिप ऑफ द कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट क्यों करता है? जैसे जैसे स्मॉल q बढ़ाओगे YC विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर है मेरी बात? तो YC इस तरीके से आप निकाल लेंगे। When width at section 2 is B4,
विड्थ एट सेक्शन 2 क्या है, V4 है, थर्ड केस। तो वो Q4 हो जाएगा। Q4 इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल Q बाई B2 B4। सिंस Q4 is greater than Q3, therefore this implies B4 is less than B2 minimum। विड्थ जो है B2 मिनिमम से कम हो गई है। आप देख सकते हैं इस एनर्जी पर, ये इसी के करस्पॉन्डिंग है यहां पर, इस एनर्जी पर, इस इवन एनर्जी पर फोर्थ वाले सेक्शन पे या फोर्थ वाले कर्व पे कोई कट नहीं है। मतलब स्मॉल Q4 पॉसिबल ही नहीं है। अगर डिस्चार्ज पॉसिबल नहीं है तो कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली इट इज अ चोकिंग कंडीशन। B4 इज लेस देन, आपने विड्थ बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, B2 मिनिमम से कम कर दिया, तो विड्थ ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या हो गया, ये चोकिंग। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट इज choking condition. This is nothing but my choking condition. अब ऐसा तो नहीं है कि कंडीशन चोक्ड ही रह जाएगी। आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लो जरूर होगा, तो आफ्टर चोकिंग द फ्लो विल अगेन इस्टेब्लिश। चोकिंग के बाद फ्लो जरूर इस्टेब्लिश होगा। चोकिंग कहां पर है, सेक्शन 2 पर। तो सेक्शन 2 पर फ्लो अपने आप को इस तरीके से चेंज करेगा कि सेक्शन 2 पर एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। कम से कम सेक्शन 2 पर एनर्जी कितनी बन जाए कि फ्लो पॉसिबल हो जाए, सच दैट जैसे ही एनर्जी उस सेक्शन की क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अब देखो क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी विल चेंज, क्योंकि क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी तो Q का फंक्शन है ना। नाउ विड्थ एट सेक्शन 2 इज B4, so critical specific energy will be corresponding to width B4, that is discharge per unit width Q4, small Q4 के corresponding। अगर सेक्शन 2 पर, और देखो क्रिटिकल डेप्थ भी चेंज हो जाएगी, फ्लो विल बी क्रिटिकल बट द क्रिटिकल डेप्थ विल चेंज। आप देख सकते हैं यहां पे, दिस इज YC डैश, क्रिटिकल डेप्थ विल चेंज, वो बढ़ गया है इस बार। तो सेक्शन 2 पर तो एनर्जी क्या हो गई है, EC डैश के बराबर, और Y2 क्या हो गया है, दैट इज YC डैश। सेक्शन 2 पर और सेक्शन 1 पर तो एनर्जी सेम है, क्योंकि कोई लॉसेस तो नहीं है। तो सेक्शन 1 पर भी एनर्जी बढ़नी पड़ेगी, सच दैट द अपस्ट्रीम कंडीशन विल चेंज। तो E1 डैश कर्व या E1 डैश इस लाइन पर आप कौन से कर्व को कट करेंगे, Q1। अब सेक्शन 1 पर क्योंकि डेप्थ निकाल रहा हूं, कौन सी अज्यूम करूंगा, ऊपर वाली की नीचे वाली, ऑब्वियसली ऊपर वाली, क्योंकि फ्लो इज सब क्रिटिकल। सो आप देख सकते हैं अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज हो गई है, सच दैट अपस्ट्रीम डेप्थ हैज इंक्रीज्ड। देयरफॉर आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो, सो लिखने के लिए मुझे जगह चाहिए, आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो। एक काम करूं मैं, आप एक काम करेंगे, पॉज करके ये नोट कर लेंगे एक बार, ये पूरा फिगर अच्छे से बना लीजिए। फिर से एक्सप्लेन करूंगा मैं इस फिगर पे, आप टेंशन नहीं लेंगे। ये फिगर पूरा बनाएंगे पॉज करके एक बार अच्छे से। ड्रॉ दिस फिगर वंस, और ये ना यहां तक, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक कैलकुलेशन भी शो करेंगे, ये लाइन तक पूरी कैलकुलेशन शो। क्लियर है मेरी बात? जल्दी जल्दी कर दीजिए, फिर ये पोर्शन मैं मिटा दूंगा क्योंकि मुझे जगह चाहिए काम करने की। तो आप ये फिगर बना लीजिए पॉज करके, और यहां से यहां तक पूरा नोट कर दीजिए। क्लियर है? यहां तक नोट कर लीजिए, वॉट एवर इज टेक्स, पूरा ही नोट कर लीजिए। पहले वो फिगर बनाइए, फिर यहां से नोट करते हुए यहां तक पहुंच जाइए। जल्दी जल्दी पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट दीजिए, पॉज करके नोट करिए। ओके, तो मैं इसको तो हटा देता हूं बीच वाले पोर्शन को, ये आपने नोट कर लिया। इसको भी हटा के ऊपर लिख दूंगा मैं वापस, मुझे पूरी जगह अच्छे से मिल जाएगी ताकि मैं चोकिंग कंडीशन को और बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकूं आप चोकिंग में हुआ क्या। तो B2 मिनिमम का इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं हो, कभी भी आप डिराइव कर सकते हैं।
तो केस 3 कर रहे थे ना हम लोग, थर्ड वाला यही केस था। When the width at section 2 is V4, since Q4 क्या हो जाएगा, कैपिटल Q by V4, since Q4 is greater than Q, this implies V4 is less than V2, therefore choking condition is choking condition. Flow condition is choked. So, after establishment of flow, downstream condition will become critical and upstream condition will change. Upstream condition will change such that E1 E1 dash is equal to E2 dash equal to EC dash. EC dash क्या हो जाएगा, where EC dash is corresponding to width B4, EC dash क्या हो जाएगा, 3/2 कैपिटल Q by B4 का स्क्वायर अपॉन G to the power 1/3, and Y2 dash is equal to YC dash similarly निकाल लेंगे, is equal to Q4 square by G to the power 1/3, and Y1 dash would be greater than Y1. क्लियर है मेरी बात? and Y1 dash would be greater than Y1. आप देख सकते हैं here YC dash is greater than YC, तो डाउनस्ट्रीम कंडीशन क्रिटिकल तो रहेगी, but that critical depth will increase. Similarly Y1 dash भी आप नहीं कर सकते, अपस्ट्रीम की डेप्थ भी बढ़ जाएगी। अब मैंने अगर विड्थ को और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मान लीजिए मैं Q5 पे पहुंच गया, तो फ्लो कंडीशन अगेन विल बिकम क्रिटिकल, एनर्जीज बढ़ जाएगी, EC विल बी करस्पॉन्डिंग टू Q5, YC विल बी करस्पॉन्डिंग टू Q5, तो फ्लो कंडीशन विल बी क्रिटिकल जैसे जैसे विड्थ कॉन्ट्रैक्ट करता जाऊंगा, बट द क्रिटिकल डेप्थ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। हम्प वाले केस में हमारा क्रिटिकल डेप्थ कांस्टेंट होता था, बट विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्रिटिकल डेप्थ बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रिटिकल डेप्थ डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल शेप पैरामीटर्स लाइक विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन, और एनर्जी और बढ़ेगी ज्यादा विड्थ कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो Q5 के करस्पॉन्डिंग अगर Y1 डैश देखेंगे तो विल बी मोर देन Y1, और Y1 डैश और बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप विड्थ को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? इसी पूरी बात को अब एक फिगर पे भी मैं समराइज करके दिखाता हूं। आप पहले यहां तक लिख लेंगे, पूरा ये भी पूरा लिख लेंगे। यहां तक तो ऑलरेडी नोट कर लिया था आपने, इसके बाद ये सब भी नोट कर, पॉज करके नोट कर लीजिए जरा। अब अगर इसी पूरी बात को मैं एक ग्राफ पे आपको दिखाऊं तो हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक। अगर इसी पूरी बात को मैं ग्राफ पर दिखाऊं तो है वैसे ही सिंपल, बस ध्यान से समझने वाली बात थी कि विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के केस में आवर कर्व विल कीप ऑन चेंजिंग, एनर्जी कांस्टेंट है और कर्व चेंज हो रहा है। हम्प के केस में एनर्जी चेंज हो रहा था, कर्व वाज कांस्टेंट। देखो अब नेक्स्ट समझना बहुत इंटरेस्टिंग,
नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर इस पूरी बात को एक ग्राफ पर शो कर दिया जाए तो ग्राफ कैसा, समराइज कर रहा हूं, देखो हो सकता है इसके थ्रू और अच्छे समझ में आ जाए आपको। यहां पे हमारा y होगा और ये ग्राफ है B2 बाई B1। दिस ग्राफ इज सेक्शन 2 पर विड्थ डिवाइडेड बाय सेक्शन 1, रेशियो है उसका। मान लीजिए जब B2 बाई B1 1 के बराबर 1 है, इसका मतलब बोथ आर सेम। जब विड्थ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है तो डेप्थ भी दोनों ही क्या होंगी, सेम होंगी। अब जैसे जैसे आप विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करोगे डेप्थ बढ़ेगा कि घटेगा। सेक्शन 1 पर तो देखो डेप्थ कांस्टेंट चलेगा और सेक्शन 2 पर डेप्थ क्या है, लगातार कम होता है। सेक्शन 2 पर डेप्थ क्या है, लगातार कम होता है। सच दैट जब आप B2 मिनिमम पे पहुंचेंगे तो Y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, YC के बराबर। जब आप B2 मिनिमम पे पहुंचेंगे तो Y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ एट Y2 विल बी इक्वल टू क्या, YC। अब अगर आपने विड्थ को और कॉन्ट्रैक्ट किया तो सेक्शन 1 पर भी डेप्थ बढ़ेगी और सेक्शन 2 पर भी डेप्थ बढ़ेगी। सेक्शन 1 पर डेप्थ इस कर्व के कारण बढ़ रहा है, सेक्शन 2 पर डेप्थ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि YC बढ़ रहा है। तो दोनों का इक्वेशन अलग अलग है, बोथ इक्वेशन वुड बी डिफरेंट। बोथ इक्वेशन वुड बी डिफरेंट। क्लियर है मेरी बात, बोथ वुड बी डिफरेंट। ओके, सो अब किसी भी B4 के लिए अगर हम देखें, किसी भी B4 के लिए ये Y1 का वेरिएशन है और ये Y2। अगर किसी भी B4 के लिए देखोगे आप तो ये डेप्थ क्या हो जाएगी, दिस विल बी YC डैश एंड दिस विल बी व्हाट, Y1 डैश। क्लियर है ना मेरी बात। ये Y2 का वेरिएशन था और ये इस तरीके से इस एक ग्राफ पे मैंने पूरी की पूरी सिचुएशन को दिखा दिया। ये ग्राफ आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये ग्राफ मैंने इसीलिए दिखाया कि पूरी की पूरी सिचुएशन अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं स्टेटमेंट में सारी बातें लिखवा देता हूं जो भी मैंने एक्सप्लेन किया। आप एक काम करिएगा, इस ग्राफ को भी बना लीजिए पॉज करके, देन वी विल प्रोसीड। लिखवाता हूं, लिखना चालू करो। सारी बातें देखो स्टेटमेंट्स में भी लिखवा देता हूं। So let's start noting now. लिखो, in case of width contraction, in case of width contraction and horizontal bend, the specific energy does not change. In case of width contraction with no losses and horizontal bend, the specific energy does not change. The specific energy does not change. Hence E1 equal to E2. Hence इस तरीके से लिख लेंगे, E1 equal to E2. Hence E1 equal to E2. Full stop. Thus with E2 energy we cut the second curve. Thus, with E2 energy, we cut the second curve. Thus, with E2 energy, we cut the second curve. We cut the second curve. Bracket में small q2, bracket में small q2 equal to capital Q by B2। इस तरीके से लिखिएगा, small q2 equal to capital Q by B2, bracket close, and we get the depth of flow, and we get the depth of flow Y2, and we get the depth of flow Y2, bracket में Y2 less than Y1। ये बात तो समझाई दी क्यों, ब्रैकेट में Y2 less than Y1, Y2 less than Y1। क्लियर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखिए,
In case of subcritical flow with width contraction, in case of subcritical flow with width contraction, with width contraction, the depth of flow at downstream section, the depth of flow at downstream section decreases. The depth of flow at downstream section decreases. The depth of flow at downstream section decreases. Decreases. Full stop. When the width is reduced to such an extent, when the width is reduced to such an extent that the energy at section 2, when the width is reduced to such an extent, that the energy at section 2, that the energy at section 2 becomes equal to EC, becomes equal to EC, the corresponding width at section 2 is called, the corresponding width at section 2 is called, the corresponding width at section 2 is called, at section 2 is called B2 min, B2 minimum, B2 min, clear है? B2 min इस तरीके से लिखा है, B2 min, full stop. नेक्स्ट टाइम लिखो, अगर देखो B2 अगर B2 मिनिमम से ज्यादा है तब तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा ना, विड्थ ज्यादा है तो नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्शन चोकिंग कब होगी? जब कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ B2 मिनिमम से कम. अगर B2 मिनिमम से ज्यादा है तब चोकिंग नहीं होगी, है ना. इफ B2 इज ग्रेटर देन B2 मिनिमम then there is no choking, no choking, है ना. choking कब होगा? when B2 is less than B2 minimum, यही चीज लिखवाऊंगा. choking कब होगा? जब उस सेक्शन पर विड्थ उस सेक्शन की मिनिमम विड्थ से कम हो जाए. तो लिखो जरा, नेक्स्ट टाइम लिखो, if B2 greater than B2 main, if B2 greater than B2 main, flow can take place with the given. If B2 greater than B2 main, flow can take place with the given upstream specific energy, with the given upstream specific energy, with the given upstream specific energy, full stop. But when B2 less than B2 main, but when B2 less than B2 main, flow at section 2 cannot take place. Flow at section 2 cannot take place. Flow at section 2 cannot take place with the given upstream specific energy. With the given upstream specific energy. With the given upstream specific energy. And this condition is called, choking condition. And this condition is called choking condition. And this condition is called choking condition. Full stop. Next time लिखिए. For flow to take place under choking condition, for flow to take place under choking condition, for flow to take place under choking condition, comma, energy at section 2, energy at section 2, choking के बाद energy at section 2 EC dash बन जाएगा. EC dash will be corresponding to the width at section 2. जैसे यहाँ पर EC dash is corresponding to B4, ये लिखवा रहा हूँ. For flow to take place under choking condition, comma, energy at section 2 is, energy at section 2 is EC dash. Energy at section 2 is EC dash. EC dash. Bracket में EC dash is corresponding. EC dash is corresponding to width at, EC dash is corresponding to width at section 2. जो भी width होगी section 2 पर,
is corresponding to width at section 2. Bracket close, full stop. Thus the upstream condition has to be changed. Thus the upstream condition has to be changed. And ये ऐसे लिख लीजिएगा E1 dash equal to E2 dash equal to EC dash, and E1 dash equal to E2 dash equal to EC dash. Full stop. Next time we'll go with the increased specific energy at section 1. With the increased specific energy at section 1, bracket में E1 dash, with the increased specific energy at section 1, bracket में E1 dash, bracket में E1 dash, bracket close, we have to cut the first curve, bracket में small q1 equal to capital Q by V1. We have to cut the first curve, bracket में small q1 equal to capital Q by V1, bracket close, full stop. Hence, the depth of flow at section 1 increases to, hence the depth of flow at section 1 increases to, hence the depth of flow at section 1 increases to y1 dash, bracket में y1 dash greater than y1, bracket में y1 dash greater than y1. क्लियर है? नेक्स्ट लाइन नोट में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट. तो एक चीज हम समझ गए इस केस में, क्या कि वंस द कंडीशन इज चोक्ड आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट, उस सेक्शन पर जो फ्लो होगा वो क्रिटिकल ही होगा. बट इस केस में वो क्रिटिकल डेप्थ विल कीप ऑन चेंजिंग बिकॉज द क्रिटिकल डेप्थ डिपेंड्स ऑन द विड्थ एट दैट सेक्शन. क्लियर है? तो यही पॉइंट नोट में लिखवा रहा हूं, लिखिएगा नोट में ये पॉइंट लिखिए. Whatever be the width at section 2, whatever be the width at section 2, whatever be the width at section 2, if it is a choked condition, if it is a choked condition, note में लिखा है point, whatever be the width at section 2, if it is a choked condition, if it is a choked condition, comma, the flow will always be critical. The flow will always be critical. The flow will always be critical. But that critical depth is not constant. But that critical depth is not constant. It goes on increasing as the width goes on. It goes on increasing as the width goes on reducing. It goes on increasing as the width goes on reducing. It goes on increasing as the width goes on reducing. क्लियर है? ये तो पूरा केस था सब क्रिटिकल का. अब यही बातें हम रिपीट करेंगे फॉर सुपर क्रिटिकल केस. अब सुपर क्रिटिकल केस के लिए मैं सेम बातें रिपीट करूंगा. ध्यान देंगे बोर्ड पे वापस से. आप अच्छे से पूरा वापस एक्सप्लेन करता हूं, हो सकता है इस बार और अच्छे समझ में आया. बोर्ड पे ध्यान देंगे वापस से. फिर से इसको देखते हैं. बहुत ही कंसेप्चुअल पार्ट है ये. काफी ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से. ध्यान देंगे अब आप. इसी ग्राफ को यूज कर लूंगा मैं, थोड़ी बहुत चेंजेस कर लूंगा. अब जो भी काम ग्राफ के ऊपर किया वही काम हम ग्राफ के नीचे. क्लियर है ना मेरी बात? ठीक.
Okay. Let's see case B when the flow is supercritical. Case B. Flow is what? Supercritical. मतलब Froude number क्या होगा? Froude number would be what? Froude number would be greater than 1. Clear ना? Okay. सबसे पहले when the width at section 2 is B2. वैसे ही करूंगा, तीन केस यहां भी बना के चल लेता हूं. When the width at section 2 is B2. When the width at section 2 is B2. When the width at section 2 is B2. देखिए क्या होगा उस केस में. Q2 is equal to Q1 तो हमारा कैपिटल Q बाई B1 है ही. Q2 is equal to क्या होगा? कैपिटल Q बाई B2. पहले Y1 शो कर देता हूं यहां पर मैं. Let me show the Y1 once. Y1 किसके करस्पॉन्डिंग होगा? Q1 के करस्पॉन्डिंग. E1 will be equal to E2. यहां पर भी for width contraction with no losses, E1 equal to E2. So Y1 will be corresponding to E1. और कौन से कर्व को देखेंगे? Obviously Q1 वाले कर्व. कौन सा वाला रूट लेंगे? ऊपर वाला कि नीचे वाला? Obviously नीचे वाला. क्यों? Because the flow is supercritical. अब हम नीचे वाले पोर्शन पे काम करें. सेम कर्व यूज हो गया. आप उस कर्व को गंदा मत करिएगा, आप वापस से बनेगा आपका कर्व. बट अभी आप पहले ध्यान दीजिए अच्छे से, एक बार फिर से समझ लीजिए. दिस इज आवर Y1. ये Y1 आ गया हमारा. इसी एनर्जी के लिए अब कौन से कर्व को कट करेंगे? सेक्शन 2 वाले कर्व को, दैट इज Q2. रूट कौन सा लूंगा? ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि वंस द फ्लो इज सुपरक्रिटिकल इट विल रिमेन सुपरक्रिटिकल. कोई कंफ्यूजन नहीं. इट इज व्हाट? Y2. आप देख सकते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो के केस में डेप्थ बढ़ रही है कि घट रही है? Y2 is greater than Y1. Therefore, in case of supercritical flow, Y2 is greater than Y1. बोल सकता हूं. When the width is reduced to such an extent that the flow at section 2 is critical, discharge point width will be Q3 and width will be equal to B2 minimum. When the flow at section 2 is B2 minimum, second वाला भी देख लो. When the width at section 2 is B2 minimum, so Q3 is equal to capital Q by B2 minimum and E1 is equal to E2 is equal to EC. Therefore Y2 is equal to क्या हो जाएगा? YC. और YC की वैल्यू क्या होगी? YC will be equal to Q3 square by G to the power 1 by 3. ये रहा YC यहाँ पर. This will be YC. Y1 तो Y1 ही रहेगा. Y1 will not change. This is YC. Okay. And EC is equal to क्या हो जाएगा? And EC is equal to, इससे B2 मिनिमम निकलेगा 3 by 2 Q square by B2 मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q by B2 मिनिमम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय G to the power 1 by 3 is equal to E1. इससे मैंने ऑलरेडी B2 मिनिमम निकाल के ही दिखा दिया था. दिस इम्प्लाइज B2 मिनिमम इक्वल टू
स्क्वायर रूट ऑफ 27/8 इंटू जी इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन E1 का क्यू। क्लियर है मेरी बात? सिंपल था ये तो, पहले भी हमने देख लिया था कि B2 मिनिमम पे फ्लो क्या होगा, क्रिटिकल। अगर मैंने विड्थ को और कॉन्ट्रैक्ट किया तो ऑब्वियसली फ्लो कंडीशन चोक्ड हो जाती। तो थर्ड केस, when the width at section 2 when the width at section 2 is B4 when the width at section 2 is B4 तब हम क्या बोलेंगे, B2 वाला केस, B2 मिनिमम वाला केस और B4। Q4 is greater than, Q4 is equal to क्या, Q by B4। तो since Q4 is greater than Q3, this implies B4 would be less than B2 min. So flow condition is choke. So choking condition. फिर क्या होगा choking condition के बाद? After establishment of flow क्या होगा? Downstream condition will change. Downstream की energy EC dash के बराबर बन जाएगी। Upstream condition भी change होगी, that will be E1 dash will be equal to E2 dash equal to EC dash. YC भी change हो जाएगा वापस, YC फिर से बढ़ेगा, ये तो आपको समझ में आ ही गया है। YC will become equal to what? YC dash. YC will be equal to YC dash, that is section 2 पर depth क्या होगी, YC dash, corresponding to width at section 2, that is B4, and Y1 dash will be reduced। नीचे वाला लूंगा क्योंकि flow super critical है। This is Y1 dash। अगर मैंने width को और कॉन्ट्रैक्ट किया तो डाउनस्ट्रीम कंडीशन तो क्रिटिकल है, बट दैट क्रिटिकल डेप्थ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज द टिप ऑफ द कर्व शिफ्टिंग। और अगर ये एनर्जी और बढ़ाऊंगा तो Y1 डैश क्या होगा, और कम होते चले जाएगा। क्लियर है? सो इसको लिख भी देता हूं, देयरफॉर सो आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फ्लो, आफ्टर establishment of flow, downstream condition will become critical and upstream condition will change such that E1 dash equal to E2 dash equal to EC dash is equal to 3/2 Q4 square by G to the power 1/3। क्लियर है? And Y2 dash will be equal to YC dash, डेप्थ बढ़ जाएगा, that is Q4 square by G to the power 1/3, where YC dash would be greater than YC। क्लियर है? And Y1 dash would be less than, पूरी बातें मैंने यहीं पे लिख दी, एंड Y1 dash would be less than Y1। क्लियर है? इसको पॉज करके पूरा नोट करिएगा, पहले ये ग्राफ नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर ये पूरी कैलकुलेशन शो कर दीजिएगा। स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं, इट इज सेम एज केस 1। इसको भी मैं इस फिगर में पूरा समराइज करूंगा, देखिएगा कैसे करेंगे, बट आप पॉज करके पहले नोट कर लीजिए, नोट दिस वन। तो अगर इसी पूरी बात को मैं एक कर्व पे दिखाना चाहूं आपको, तो हाउ द कर्व विल लुक लाइक इन दिस केस। अगर इस पूरे पॉइंट को मैं एक जगह समराइज करना चाहूं तो हाउ द कर्व विल लुक लाइक, देखो जरा ध्यान से।
कर्व कैसा दिखेगा, देखिएगा जरा। अगर एक कर्व में मैं पूरी सिचुएशन दिखाऊं तो हाउ द कर्व विल लुक लाइक। तो ये y है हमारा, यहाँ पे दिस इज y। v2 by v1। दिस इज 1.0। तब डेप्थ सेम रहेगी। अब जैसे जैसे आप विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इस बार y2 बढ़ेगा कि घटेगा? y2 विल बी इंक्रीजिंग। पहले तो सेम होगा, y1 तो सेम रहेगा, बट y2 विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। जब b2 मिनिमम के पास पहुंचेगा तो y2 विल बी इक्वल टू हाउ मच? y2 will be equal to yc। उसके बाद अगर और कॉन्ट्रैक्ट किया तो डेप्थ एट सेक्शन 2 बढ़ेगा, बट इंक्रीज का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। पहले तो इंक्रीज इस कर्व के कारण हो रहा था, अब इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अब आपका जो है yc बढ़ रहा है, तो इंक्रीज का इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको एक किंक नजर आएगा यहाँ पे, यू विल सी अ किंक हियर। इसीलिए आपको क्या है, यहाँ पे एक किंक नजर आएगा। और y1 लगातार क्या है, घटता चला जाएगा। दिस विल बी द वेरिएशन ऑफ y1 एंड y2 सच दैट अगर b4 पे देखो आप, सच दैट अगर b4 पे देखो तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी y1 डैश डिक्रीजिंग एंड दिस विल बी इक्वल टू क्या? yc। एक कर्व पे मैंने ये पूरी की पूरी बात को समराइज कर दिया। तो जैसे जैसे विड्थ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सुपर क्रिटिकल के केस में, पहले तो सेक्शन 2 पर डेप्थ बढ़ता है, फिर ये क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होता है। फिर अगर और विड्थ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो द क्रिटिकल डेप्थ विल कीप ऑन इंक्रीज एंड सेक्शन 1 पर डेप्थ विल कीप ऑन डिक्रीज ड्यू टू चोकिंग कंडीशन। क्लियर है मेरी बात? सिंपल है, ये भी नोट कर लो उसी नीचे, नोट दिस डाउन पॉज करके। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पार्ट के ऊपर। यही था हमारा, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन का केस भी डिस्कस कर लिया मैंने, हम्प का केस भी डिस्कस कर लिया। क्लियर है? अब मैं कुछ न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करता हूं वापस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट सम डिस्कशन ऑन सम न्यूमेरिकल्स। तो विड्थ कॉन्ट्रैक्शन भी देखो, मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं, आप लिखना चालू करेंगे। पहला न्यूमेरिकल लिखिएगा, a rectangular channel is a rectangular channel is 3.5 meter wide and conveys a discharge of and conveys a discharge of 15 meter cube per second and conveys a discharge of 15 meter cube per second at a depth of 2 meter. It is proposed to reduce the width. It is proposed to reduce the width of channel, to reduce the width of channel
width of channel at a hydraulic structure, at a hydraulic structure location. Assuming the transition to be horizontal, assuming the transition to be horizontal, and flow to be frictionless, determine the water surface elevation, determine the water surface elevation, upstream and downstream, of the constriction. Contraction को ही हम लोग कभी कभी constriction भी बोलते हैं. It is one and the same thing. When the contracted width is (2.5 meter), when the contracted width is 2.5 meter. जल्दी से जो है आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके, देन वी विल स्टार्ट. पहले तो देखिए मैं सारा डेटा देख लेता हूं. पहला इंपॉर्टेंट डेटा क्या है? ये रेक्टेंगुलर चैनल, उसकी इनिशियल विड्थ V1 क्या है? 3.5 मीटर है. डिस्चार्ज दे रखा है हमें 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड. डेप्थ है Y1 2 मीटर. It is proposed to reduce the width of channel at a hydraulic structure location. हॉरिजॉन्टल है चैनल बेड और फ्रिक्शनलेस है फ्लो, कोई लॉसेस नहीं है. वाटर सरफेस एलिवेशन में डेप्थ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालना है. When the contracted width is 0.5. अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की डेप्थ बोल रखी है. अपस्ट्रीम की डेप्थ तो तुरंत रिपोर्ट कर दूंगा 2 मीटर, वो तो गिवन नहीं, ऐसे मत रिपोर्ट कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा. हमें पता है अगर चोकिंग हो गई तो उसके बाद अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम डेप्थ विल बी डिफरेंट. फिर अपस्ट्रीम डेप्थ को कैलकुलेट करना पड़ेगा. अपस्ट्रीम डेप्थ विल चेंज. इसीलिए चोकिंग के बाद ही मैं एनालाइज करके मैं देख सकता हूं वेदर अपस्ट्रीम डेप्थ विल बी 2 मीटर और डिफरेंट देन 2 मीटर. तो सारा डेटा पहले एक जगह नोट कर लेते हैं, फिर आगे. क्लियर है मेरी बात? ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस न्यूमेरिकल. इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं मैं. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग. इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. पहले तो मैं सारा डेटा लिख लेता हूं एक जगह, देन वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन. क्लियर है? अगेन वी विल प्रोसीड स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे. डेटा क्या क्या गिवन है? गिवन डेटा विड्थ है हमारा 3.2 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर है इनिशियल विड्थ. डिस्चार्ज दे रखा है 15 मीटर क्यूब पर. डेप्थ भी है Y1, वो हमारा 2 मीटर. और कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ V2 कितना है? 2.5. ये तो डेटा है. इसको मैं डायग्रामेटिकली भी शो कर देता हूं. तो स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है. वी हैव अ स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कोई लॉसेस नहीं है. लॉसेस कैसे लेते हैं?
कंसिडर करते हो तो बताऊंगा भी थोड़ी देर में वापस से। पहले ये वाला केस देख लेते हैं। तो ये B1 है हमारा 3.5, ये B2 है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल बेड है, बोला गया। ये टोटल एनर्जी लाइन है। डेप्थ है y1, that is 2 मीटर। डिस्चार्ज दे रखा है, that is 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सिंस द फ्लो इज फ्रिक्शनलेस, तो दोनों सेक्शन पे एनर्जी सेम होगी, टोटल एनर्जी लाइन हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1, वी विल चेक द नेचर ऑफ फ्लो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, वी विल चेक द नेचर ऑफ फ्लो, फिर प्रोसीड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इसको सॉल्व करूंगा वापस। देखिएगा स्टेप 1 क्या है, चेक द नेचर ऑफ फ्लो। उसके लिए फ्राउड नंबर निकालेंगे हम। FR1 का स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, FR1 का स्क्वायर क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर अपॉन GY1 का Q। Q1 स्क्वायर क्या होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट, दैट इज 15/3.5 का होल स्क्वायर अपॉन G, दैट इज 9.81 इंटू Y1 कितना है हमारा 2 का Q। इसको कैलकुलेट करिए FR1 को, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ FR1। FR1 कितना आ जाएगा, यूनिट लेस होगा, दैट इज 0.483। FR1 इससे कितना आएगा 0.483। FR1 is less than 1, therefore flow का nature is what, since FR1 is less than 1, so flow is what, subcritical। so flow is what, subcritical। ये तो स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कैलकुलेट E1। कैलकुलेट E1, स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1। E1 को डायरेक्टली लिख सकता हूं क्या, Y1 प्लस Q1 स्क्वायर बाई 2G Y1 का स्क्वायर। Y1 कितना है हमारा, Y1 इज 2 प्लस 15/3.5 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू 2 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज E1 इज इक्वल टू E2, बोथ आर सेम, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट करने से कितनी आ जाती है वैल्यू, 2.234 मीटर। कितना आ जाएगा ये, 2.234 मीटर। E1 E2 आ गया हमारा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेप 4 वुड बी चेक फॉर चोकिंग कंडीशन। स्टेप 4 वुड बी क्या, उसमें हम B2 मिनिमम निकालेंगे। तो स्टेप 3 इज check for choking condition। तो E1 is equal to E2 is equal to EC। EC को क्या लिखूंगा मैं, is equal to 3/2 कैपिटल Q by B2 मिनिमम का होल स्क्वायर अपॉन G to the power 1/2।
इससे मैं अब क्या कंप्यूट करूंगा, सबसे पहले मैं क्या कंप्यूट करूंगा, B2 मिनिमम। तो इसमें सारी वैल्यू फिट कर दो आप। दिस इंप्लाइज E1 कितना है 2.234 मीटर इज इक्वल टू 3/2 15/B2 मिनिमम का स्क्वायर अपॉन G टू द पावर 1/3। दिस इंप्लाइज B2 मिनिमम, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। B2 मिनिमम की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, इट विल कम आउट टू बी 2.634 मीटर। B2 मिनिमम कितना आ जाएगा 2.634 मीटर। एक कैलकुलेट करके देखिएगा, B2 आना चाहिए, B2 विल कम आउट टू बी 2.634 मीटर। हमारा B2 कितना है 2.5 मीटर। वो B2 मिनिमम से बड़ा है कि छोटा है, छोटा है। तो flow condition will be what? Flow condition will be choked or not choked? Flow condition will be choked. When width is less than B2 minimum, our flow condition becomes what? Choked. So, B2 is equal to 2.5 meter is less than B2 minimum. Therefore, flow condition is choked. Flow condition is choked. After establishment of flow क्या होगा? So after establishment of flow, downstream condition will become critical और अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज हो जाएगी एंड अपस्ट्रीम कंडीशन will change such that E1 dash equal to E2 dash is equal to EC dash is equal to क्या कर दूंगा मैं, that is 3/2 कैपिटल Q बाई जो भी विड्थ है वहां पर उसके बराबर अपॉन G टू द पावर 1/3। क्लियर है ना मेरी बात, समझ में आ रही है आपको बात? सारी वैल्यू फिट करो तो उससे आंसर आएगा हमारा। दिस इंप्लाइज इज इक्वल टू क्या होगा 3/2 15/2.5 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू EC डैश कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। सो EC डैश विल कम आउट टू बी 2.314 मीटर, राउंड ऑफ करके 2.314 मीटर। तो हमारा EC डैश आ गया, तो इसलिए एनर्जी बढ़ेगी। सो वी आर सीइंग दैट एनर्जी बढ़ भी रही है। पहले एनर्जी कितनी थी 2.234, अब एनर्जी हो गई 2.314 मीटर। अब क्या करेंगे इसके बाद में, अब हम Y2 निकालेंगे, डाउनस्ट्रीम डेप्थ एंड अपस्ट्रीम डेप्थ। देखो कैसे निकालता हूं मैं, नेक्स्ट स्टेप देख लो आप, स्टेप 4। पहले आप यहां तक नोट कर लेंगे, सभी पॉज करके यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं हटाऊंगा इसको। सो स्टेप 4 क्या है हमारा, व्हाट इज स्टेप 4 नाउ? सिंपल है एकदम, यही करना है, हर एक न्यूमेरिकल में यही करना होता है। स्टेप 4 क्या है, कैलकुलेट स्टेप 4 कैलकुलेट Y1 dash upstream and downstream। So Y1 dash या Y2 dash पहले निकाल लो, इज इक्वल टू क्या, YC dash इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई B2 का स्क्वायर अपॉन G टू द पावर 1/3, that is 15/2.5 का स्क्वायर
अपॉन 9.81 टू द पावर 1 बाई, ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे आप सभी, तो y2 डैश कितना आ जाएगा 1.542 मीटर। डाउनस्ट्रीम की डेप्थ तो आ गई है, अपस्ट्रीम की डेप्थ भी निकाल लेता हूं। y1 डैश कितना होगा, E1 डैश इज इक्वल टू y1 डैश प्लस q1 स्क्वायर बाई 2g इंटू y1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू E1 डैश कितना है हमारा 2.314। क्यूबिक इक्वेशन बना लो, y1 डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y1 डैश का क्यूब माइनस 2.314 y1 डैश का स्क्वायर प्लस q1 कितना होगा 15 बाय विड्थ एट सेक्शन 1 इज 3.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81। ऑन सॉल्विंग वी गेट y1 डैश के 3 रूट्स आएंगे, क्या क्या आ रहे हैं y1 डैश के तीनों रूट्स, 2.102 मीटर, एक रूट क्या आएगा 0.781 मीटर और एक रूट नेगेटिव आएगा -0.56 मीटर। नेगेटिव रूट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, 0.56 मीटर। तो हम अडॉप्ट कौन सा करेंगे इसमें, सबसे बड़े वाला रूट, क्योंकि फ्लो इज सब क्रिटिकल, तो सबसे बड़े वाला रूट अडॉप्ट कर लिया। सिंस फ्लो इज सब क्रिटिकल, so adopt y1 डैश। ऑब्वियसली चोकिंग के बाद डेप्थ बढ़ता है कि घटता है, सब क्रिटिकल के केस में बढ़ना चाहिए, तो हमारा डेप्थ बढ़ा है कि घटा, आप चेक कर लीजिए एनालिसिस को सही है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इनिशियल डेप्थ वाज 2 मीटर, तो बढ़ के कितना हो गया है 2.102 मीटर, तो इट लुक्स करेक्ट। तो हमने अपस्ट्रीम डेप्थ भी निकाल दी और डाउनस्ट्रीम डेप्थ भी निकाल दी। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप करके इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था, तो चोकिंग वाला हमने एक क्वेश्चन किया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट कर लेंगे पॉज करके। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं आपको, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है ना, थोड़ा एडवांस स्टेज में जाएंगे। क्या करेंगे अब, नाउ वी विल हैव कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो और हम्प भी। एक ही क्वेश्चन में हम्प भी होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। अब दोनों को मिक्स करते हैं, वी विल मिक्स कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो एंड हम्प ऑल्सो। देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन कैसे होगा। अगर मान लीजिए एक्सपेंशन हो चैनल का तो क्या होगा, बस ये एनालिसिस उल्टी हो जाएगी। कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, एक्सपेंशन के केस में कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। कर ही लेंगे आप एनालिसिस, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी बुकलेट से करेंगे। वर्कबुक खोलेंगे, वर्कबुक का चैप्टर नंबर 3 खोलिएगा, पेज नंबर 67, चैप्टर नंबर 3 67 का, या पेज नंबर 68 में आइए। क्वेश्चन नंबर 14, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 14। एक बार खुद से अटेम्प्ट करिएगा। इस केस में विड्थ कॉन्ट्रैक्शन भी और हम्प भी है। तो लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल, देखते हैं हमसे सॉल्व होता है कि। क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट करिए, डिस्चार्ज निकालना। देखिए मैं कर रहा हूं, एक बार पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट ले लीजिए, बाकी मैं कर रहा हूं सॉल्व। देखिए क्या बोला गया, फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर चैनल इज रिड्यूस ग्रेजुअली फ्रॉम 3 to 2 मीटर। डिस्चार्ज मेजरमेंट के लिए हमने विड्थ को कॉन्ट्रैक्ट किया। पहले विड्थ 3 मीटर था, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते करते कितना बना दिया 2 मीटर। इनिशियली विड्थ कितना है B1, इट इज 3 मीटर।
कॉन्ट्रैक्ट करके उस विड्थ को कितना बना दिया गया है, 2 मीटर। क्लियर है? द फ्लोर इज रेज्ड बाय 0.3 एट अ गिवन सेक्शन। फ्लोर को भी रेज किया है, हम्प भी है, मतलब वी हैव अ हम्प आल्सो। हम्प कितने का है? हम्प इज ऑफ 0.3 मीटर। तो हम्प भी हो गया है और विड्थ का कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ। क्लियर है? ओके। When the approaching depth of flow is 2 meter, when the approaching depth of flow is 2 meter, approaching depth ये रहा हमारा, y1 दे रखा है 2 मीटर। The rate of flow मतलब discharge, the rate of flow indicated by a drop, surface elevation drop हो रहा है, by a drop of 0.15 meter in the water surface elevation at the contracted section. So, हमारा कॉन्ट्रैक्टेड सेक्शन पे वाटर एलिवेशन क्या है, गिर गया है। कितने से गिरा है वो? ये x दे रखा है हमें, दैट इज 0.15 मीटर। सही है क्या? क्लियर है? हमें डिस्चार्ज निकालना है इस क्वेश्चन में। निकालना क्या आपको? डिस्चार्ज। देखिए, अब ये एनर्जी डेप्थ का एक्चुअली सवाल है ही नहीं, इसमें एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम y2 कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो y2 कैसे कैलकुलेट करिएगा, ये y2 है ना, अगर x गिवन हो तो y2 निकाल लेंगे। कैसे? y2 इज इक्वल टू y1 माइनस x माइनस डेल्टा z। निकालते हैं जरा। y2 इज इक्वल टू क्या है? y1 माइनस x माइनस डेल्टा z। तो कितना हो जाएगा? y1 कितना है? 2 मीटर माइनस 0.15 माइनस डेल्टा जेड। डेल्टा जेड कितना है? 0.3। क्लियर है मेरी बात? तो y2 कितना आ जाएगा? y2 विल कम आउट टू बी 2 माइनस 0.15 माइनस 0.3, तो 1.55 मीटर। y2 कितना आ गया हमारा? 1.55 मीटर। अब जब y2 गिवन ही है तो फिर एनर्जी डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं, हो तो हम लोग y2 निकालने के लिए करते हैं। अब मुझे डिस्चार्ज निकालना, तो सिंपल एनर्जी एंड क्वांटिटी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द डिस्चार्ज बाय एनर्जी एंड क्वांटिटी। बाय एनर्जी इक्वेशन हम क्या लिखें? कोई लॉसेस नहीं है, टोटल एनर्जी लाइन इज हॉरिजॉन्टल। अगेन लॉसेस नहीं गिवन है तो कंसिडर नहीं करना आपको। ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी E1 and this will be E2. This will be E1 and this will be E2. So by energy equation हम क्या लिख सकते हैं? E1 is equal to E2 plus delta Z. E1 को क्या लिखूंगा? Y1 plus क्वांटिटी इक्वेशन इसी में डाल देता हूं। देखो तो क्या लिखूंगा? Q1 square by G 2G into y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 प्लस Q2 स्क्वायर बाई 2G इंटू y2 स्क्वायर प्लस डेल्टा z। y1 कितना है? दिस इंप्लाइज y1 इज 2 प्लस Q1 स्क्वायर को क्या लिखूंगा? कैपिटल Q बाय B1 दैट इज 3 मीटर। 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 into y1 square that is 2 का square is equal to y2 that is 1.55 plus q2। q2 कितना हो जाएगा? कैपिटल Q बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 इंटू y2 स्क्वायर। y2 स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा? y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.55 का स्क्वायर प्लस 0.15। इस इक्वेशन में केवल एक ही अननोन है, Q। उसको सॉल्व कर लो तो Q की वैल्यू आएगी। Q की वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने से कितनी आ जाएगी? 6.211। कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा? 6.211 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो क्या है ना, हर एक क्वेश्चन में आपको लंबी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इट इज अ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन।
केवल एनर्जी इक्वेशन एंड क्वांटिटी इक्वेशन को यूज करते हुए आंसर निकाल के लाना था। तो कब पता चलेगा कि इस तरीके से सिंपल एनर्जी इक्वेशन का सवाल है? अगर आपको डेप्थ्स गिवन है सारी, तो ऑब्वियसली फिर आपको एनर्जी डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इन दैट केस सिंपली यू कैन अप्लाई द एनर्जी इक्वेशन एंड गेट योर आंसर्स। क्लियर है मेरी बात? नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें आपको एनर्जी डेप्थ एनालिसिस करने की जरूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हम हम्प भी डालेंगे, विथ कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, एंड वी विल नीड टू कैलकुलेट द डेप्थ्स, दैट इज वी विल हैव टू डू द एनर्जी डेप्थ एनालिसिस। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। करके देखते, इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, देन आई एम प्रोसीडिंग। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूं, लिखना चालू करेंगे। Water flows at a velocity of क्वेश्चन लिखिएगा, water flows at a velocity of 1 meter per second and a depth of flow of in an open channel of rectangular cross section 3 meter wide. At a certain section, width is reduced to 1.8 meter and the bed is raised by raised by 0.65 meter. What will be the final upstream depth of flow? What will be the final upstream depth of flow? What will be the final upstream depth of flow? Clear है? एक बार पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट करिएगा, then we will start solving. So let's start solving this. पहले देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है। यहां पर हमें वेलोसिटी दे रखी है पहले वाले सेक्शन में, डेप्थ ऑफ फ्लो दे रखा है, रेक्टेंगुलर चैनल है जिसका इनिशियल विड्थ 3 मीटर है, विड्थ रिड्यूस करके 1.8 मीटर कर दिया गया, बेड भी 0.65 मीटर से रेज किया गया। बोल रखा है अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो निकालो, तो अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो तो गिवन है, देखो 2 मीटर,
अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो तो गिवन है 2 मीटर, तो यही रिपोर्ट कर दूं आंसर? शैल आई रिपोर्ट दिस आंसर? नहीं, ऐसे कैसे पता चल गया आपको अपस्ट्रीम डेप्थ यही रह जाएगा? हो सकता है कंडीशन चोक्ड हो जाए। अगर कंडीशन नॉट चोक्ड रहा तब तो अपस्ट्रीम डेप्थ 2 मीटर ही रह जाएगा, बट इफ द कंडीशन इज चोक्ड तब अपस्ट्रीम कंडीशन चेंज हो जाएगी। तो ये हम चेक करने के बाद ही, एनालिसिस करने के बाद ही बता पाएंगे वेदर द अपस्ट्रीम कंडीशन इज अपस्ट्रीम डेप्थ इज 2 मीटर और डिफरेंट देन। स्टेप बाय स्टेप ये अप्रोच करेंगे। दैट इज पहला स्टेप होगा फ्राउड नंबर को निकालना, सेकेंड स्टेप होगा एनर्जीज को कैलकुलेट करना, थर्ड स्टेप होगा चेक फॉर चोकिंग कंडीशन एंड देन लास्ट स्टेप वुड बी द कैलकुलेशन फॉर अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ। क्लियर है मेरी बात? स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसीड कर रहा हूं कैलकुलेशन के साथ, आप देखते चले जाइए। सबसे पहले मैं सारा का सारा डेटा एक फिगर में शो कर देता हूं। तो क्या क्या डेटा गिवन है, लेट मी कंसोलिडेट इट एट वन एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग। क्वेश्चन आपने नोट कर ही लिया। सो डेटा क्या क्या गिवन है एक जगह लिख लेता हूं। व्हाट इज द गिवन डेटा? विड्थ दे रखा है हमें, विड्थ कितना है 3 मीटर, वेलोसिटी है हमारी दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, डेप्थ है दैट इज 2 मीटर सेक्शन 1 का। सेक्शन 2 पर विड्थ कितनी है 1.8 मीटर, डेल्टा जेड दैट इज हम दे रखा है 0.65 मीटर। सो अगर इसको फिगर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो एक विड्थ कॉन्ट्रैक्शन हुआ। ऑब्वियसली देखो लॉसेस नहीं गिवन है तो फिर से स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन ही है और हम्प भी स्मूथ ही है। जब तक लॉसेस नहीं गिवन होगा तब तक नहीं लेंगे, और अगर लॉसेस गिवन होता तो क्या करते, बस हम्प की हाइट उतने से ही डाल। तो लॉसेस वाला केस हम ऐसे ही कंसिडर करते हैं कि जितने का लॉसेस है उतने से ही हम्प की हाइट इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है ना मेरी बात? तो ऑलरेडी आपको बता ही रखा है। तो ये केस अगर आप समझ जाएंगे तो लॉसेस प्लस विड्थ कॉन्ट्रैक्शन का भी केस समझ जाएंगे। बस जितने का लॉसेस है उतने से हम्प की हाइट बढ़ा देना। B1 इज 3 मीटर, B2 इज 1.8 मीटर। Y1 है हमारा, बेड हॉरिजॉन्टल नहीं, बेड में तो हम भी है ना, हम भी शो कर देता हूँ, हम्प भी है। हम्प की हाइट क्या है 0.65 मीटर। ये हमारा Y1 है। आई नीड टू कैलकुलेट द अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो। पता नहीं क्या है, अब कैलकुलेट करेंगे तभी पता लगेगा कि चोकिंग है या नहीं। चोकिंग अगर नहीं हुई तब Y1 वही रह जाएगा, डेट इज 2 मीटर। तो सबसे पहला स्टेप वही होगा, डेट इज E1 E2। तो ये रहा स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 एंड 2, ये E1 है एंड ये रहा हमारा E2। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेक द नेचर ऑफ फ्लो। वापस स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहा हूं मैं। तो स्टेप 1 क्या है, check the nature of flow. This is our step 1. उसके लिए मैं फ्राउड नंबर निकालूंगा सेक्शन 1 पे। फ्राउड नंबर एट सेक्शन 1 कैसे निकालू? देखो डिस्चार्ज तो मिल गया हमें, डिस्चार्ज इज हाउ मच, डिस्चार्ज भी निकाल के छोड़ देता हूं, B1 Y1 B1 बाद में काम आएगा ये, दैट इज 3 into 2 into 1,
6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। वेलोसिटी गिवन है तो डायरेक्टली फ्राउड नंबर वेलोसिटी के टर्म में निकाल लेता हूं, v1 by अंडर रूट g y1, that is v1 is how much 1 divided by अंडर रूट 9.81 into y1 कितना है, y1 is 2। तो ऑब्वियसली दिख ही रहा है लेस देन 1 होगा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, सो इट इज लेस देन 1, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है इसको। देयरफॉर फ्लो इज व्हाट, सब और सुपर, फ्लो इज सब क्रिटिकल। देखो डिस्चार्ज भी मैंने कैलकुलेट कर लिया, बाद में काम आएगा ये डिस्चार्ज में बहुत, ठीक है। नाउ कैलकुलेट E1 एंड E2, क्या कैलकुलेट करूंगा, E1 एंड E2। E1 कितना है हमारा, y1 प्लस स्मॉल q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g y1 का स्क्वायर। y1 कितना है हमारा, y1 इज 2 मीटर, 2 प्लस स्मॉल q1 कैपिटल Q बाई b1 दैट इज 6/3 दैट इज 2 हो जाएगा, 2 इंटू 9.81 इंटू 2 का स्क्वायर। सो E1 कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E1। सो E1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, E1 इज कमिंग आउट टू बी 2.051 मीटर। V1 के फॉर्म में भी निकाल सकते थे आप, डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं V1 स्क्वायर बाई 2g y1 का स्क्वायर, सॉरी V1 स्क्वायर बाई 2g, डायरेक्टली वैसे भी कर सकते, इट इज वन एंड द सेम थिंग। क्लियर। E2 क्या होगा हमारा, E1 माइनस डेल्टा z 2.051 minus 0.65, that will come out to be 1.401 meter, 1.401। तो E1 E2 निकाल लिया। Now we will have to check the choking condition। choking condition कैसे चेक करेंगे, देखो ना तो यहाँ पे आप B2 मिनिमम निकालेंगे ना डेल्टा Z मैक्स निकालेंगे, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स अगर आप इस तरीके से सोचेंगे। आप सिंपल एनर्जी के टर्म्स में सोचिए। We know that if energy at a section is less than the critical specific energy at that section, then the flow is choked. If the energy at a section is less than the critical specific energy at that section, then the flow condition is choked. यही बेसिक चीज करूंगा। तो मैं देखो क्या करूंगा अब इसमें, हम्प और विड्थ कैसे आ जाएगा, जब मैं क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी निकालूंगा तो करस्पॉन्डिंग टू विड्थ B2 होगा, विड्थ का रोल आ गया, और जो एनर्जी E2 है उसमें हम्प का रोल आ गया। तो अगर E2 उस EC से कम हो गया तो फ्लो कंडीशन चोक्ड है, अगर E2 EC से ज्यादा होगा तो फ्लो कंडीशन इज नॉट चोक्ड। इस तरीके से मैं चोकिंग कंडीशन चेक करूंगा, उसके लिए मैं EC निकालूंगा, देन वी विल सी द चोकिंग कंडीशन। क्लियर। सिंपल एनर्जी के टर्म में सोचना है और कुछ नहीं करना है, फालतू B2 मिनिमम निकालने के चक्कर में मत जाइएगा, इट विल बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको यहां तक नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर दूंगा, नोट क्लियर, पॉज करके नोट कर लिया आपने। स्टेप 3 देख रहे हैं, कैलकुलेट या चेक फॉर चोकिंग कंडीशन। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 check for choking condition। उसके लिए हम EC निकालेंगे। EC इज द critical specific energy corresponding to width B2 इज इक्वल टू कितना है 1.8 मीटर। तो EC निकाल लो, EC इक्वल टू क्या होगा, EC इज इक्वल टू 3/2 कैपिटल Q बाई B2 का स्क्वायर। देखो B2 का रोल आ जाएगा इसमें
g to the power 1/3। क्लियर है मेरी बात? सो कैपिटल Q कितना होगा? 3/2। कैपिटल Q कितना है? कैपिटल Q इज 6 डिवाइडेड बाई B2 1.8 का स्क्वायर अपॉन 9.81 टू द पावर 1/3। क्लियर है? इससे आप EC निकाल लीजिए। दिस इंप्लाइज EC इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो EC की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1.564 मीटर। जी नहीं गिवन है तो और वक्त 9.81 लेना है। तो फ्लो कंडीशन चोक्ड है कि नॉट चोक्ड है? आप देखो जो E2 है वो EC से कम है, देयरफॉर फ्लो कंडीशन इज व्हाट? चोक्ड। नाउ E2 इज इक्वल टू is less than EC. This implies, therefore, flow condition is choked. Therefore, flow condition is choked. So, after establishment of flow, क्या? After establishment of flow, upstream condition will change and downstream condition will become critical such that E2 dash तो कितने के बराबर होगा? E2 dash will be equal to EC and E1 dash will be equal to EC plus delta। That is E1 dash कितना हो जाएगा? EC कितना है हमारा? 1.564 plus 0.64। तो कितना हो जाएगा ये? This will come out to be 1.564 plus 0.65, 2.214 मीटर। अब इस E1 डैश के लिए बस मुझे अपस्ट्रीम डेप्थ निकालने के लिए बोला गया, डेट इज Y1 डैश, वो मैं निकाल लेता हूँ। जल्दी से यहाँ तक नोट करिएगा। स्टेप 3, स्टेप 4 फिर देखेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट Y1 डैश। E1 डैश आ गया है, बस Y1 डैश निकालना। स्टेप 4, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप जो है हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे। स्टेप 4, कैलकुलेट Y1 डैश। कैलकुलेट Y1 डैश, तो हम क्या लिखेंगे? E1 डैश इक्वल टू Y1 डैश प्लस Q स्क्वायर, क्या करूंगा? Q1 स्क्वायर बाई 2G Y1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.214। क्यूबिक इक्वेशन बनाओ जल्दी से। Y1 डैश स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो Y1 डैश का क्यूब माइनस 2.214 Y1 डैश का स्क्वायर प्लस Q1 कितना होगा? Q1 विल बी 2 into 9.8। V1 मत कर दीजिएगा, वेलोसिटी विल चेंज। क्लियर है ना? उल्टा सुल्टा मत सोचिएगा। ऑन सॉल्विंग वी गेट, सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है हमें? वी गेट Y1 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.171। Y1 डैश के 3 रूट्स आएंगे, 2.171, एक रूट आया 0.328। बोल ही रखा है आपको 3 रूट्स आते हैं हर वक्त, 2 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव।
तो पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट का तो कोई सिक्वेंस नहीं है, और इसमें से कौन सा अडॉप्ट करेंगे? बड़े वाला, बिकॉज फ्लो इज सबकटिंग। अडॉप्ट y1 dash is equal to 2.171 meter since flow is subcritical। हमसे तो बस अपस्ट्रीम डेप्थ पूछा था, इसलिए अपस्ट्रीम डेप्थ की रिपोर्ट किया। अगर डाउनस्ट्रीम डेप्थ भी पूछते तो y2 dash is simply equal to yc। yc निकाल ले, yc dash निकाल ही लेते आप, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरीके से हम और विड कॉन्ट्रैक्शन का केस भी एनालाइज करते। तो इट इज वेरी सिंपल। Just remember one thing, that always think in terms of energy। एनर्जी के टर्म्स में सोचिएगा तो सारे जो है क्वेश्चंस आपको सिंपल ही नजर आएंगे। ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स में सोचेंगे तो एवरीथिंग विल बिकम सिंपल। क्लियर है? तो ये था हमारा एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का डिस्कशन। अब क्या है ना, मैं इसके बाद वर्कबुक की पूरी की लिख देता हूं, तो हम नेक्स्ट क्लास में फिर वर्कबुक का डिस्कशन भी करेंगे। आई एम नोटिंग डाउन द की ऑफ द वर्कबुक। वर्कबुक की पूरी की लिख देता हूं, आप सॉल्व करिएगा वर्कबुक को, और नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग हम वर्कबुक डिस्कशन से स्टार्ट करेंगे। तो देख लो, वर्कबुक की मैं पूरी लिख लेता हूं, जरूर सॉल्व करिएगा नेक्स्ट क्लास से पहले, ताकि फायदा भी हो। वर्कबुक सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस द की ऑफ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की देखो की लिख लेता हूं, ये नोट कर ही लिया आपने पॉज करके। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। मैं वर्कबुक की लिख देता हूं ताकि जो है आप सॉल्व कर सकें अच्छे से। वर्कबुक की देख लीजिए आप लोग। चैप्टर नंबर 3 वर्कबुक की। फर्स्ट का आंसर है सी, कैलकाटा। सेकंड का आंसर है बी। थर्ड का आंसर है सी। फोर्थ का आंसर है बी। फिफ्थ का आंसर है ए। सिक्स्थ का आंसर है बी। सेवेंथ का आंसर है सी। एट्थ का आंसर है ए। नाइन्थ का आंसर है सी। 10th का आंसर है बी फॉर बॉम्बे। 11th is 1.71 meter. 12th is 10.171 meter cube per second. 13th is 1.07 meter. 14th is सॉल्व भी कर लिया है तो 6.211 मीटर क्यूब पर सेकेंड. 15th is 0.11 meter. 16th is Q is equal to 11.5 meter cube per second and energy loss is equal to 2.59 meter. 17 प्रूव करना है आपको, 18 भी प्रूव करना है आपको, 19 भी प्रूव करना है. क्लियर है? 20th का की क्या है? विट निकालना था तो 2.469. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सारे, एक बार अटेम्प्ट जरूर करेंगे सारे. और यहाँ पे .073 मीटर एक आंसर और एक है 0.26. तो नेक्स्ट क्लास में हम पूरा ट्राई योरसेल्फ के, तो देखो सारे के सॉल्यूशन गिवन ही है. तो नेक्स्ट क्लास में मैं जो है इस चैप्टर नंबर 3 को पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा. ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में. क्लियर?